Hello, welcome everyone, and we welcome you to the second season and first episode of the second season of Sports Psych Talk, इंडिया का अपना sports talk show, and मैं आपका host Karnbir Singh, sports psychologist. We welcome you, Jeevan Joseph Singh Teja sir, and I also want to add that he recently received Dronacharya Award from our respectable president, Draupadi Murmu ji. So today's episode will be coach centric, sport centric, especially archery centric, and I don't think there is anyone else who can do justice to this episode. So, Jeevan sir, I know that you've been involved in archery since now almost more than decade actually. If I'm not wrong, I think 2 decades you spent. You started as a student of archery. Now you started your coaching career. You done coaching in Saudi Arabia. You done coaching in Canada also, and primarily the major time you spent with the compound archers. Everyone know the Jyoti Surekha and wonderful archer and great achievements. And you've been a very primary, you played a very primary and key role in her life as well. So I just want to start with or begin with asking you why coaching actually. You how you entered into how you basically made the decision to start coaching as a coach. Hello everyone. Thanks Karan for giving me the opportunity. Actually, when I was an archer, I joined archery in 1994 as an archer, and then I played in many nationals, and I joined the national camps for recurve. So that time there was no coach in Punjab, only our my guru Puneet sir. So right now he's working in Sai. So he was my coach, but due to his transfer, so there was no coach in Punjab left, so under like we can practice under a good coach. तो क्या हुआ उसके बाद दिमाग में ये था कि यार जब नेशनल्स में जाते थे नेशनल कैंप्स में जाते थे कि दूसरे आर्चर्स को देखते थे ना तो हमारे पास वो इक्विपमेंट थे ना हमारे पास उस लेवल की कोचिंग थी तो कहीं ना कहीं ये था कि यार कुछ ना कुछ पंजाब के लिए करना चाहिए जो चीज़ हमें नहीं मिली तो शायद पंजाब को वो मैं दे सकूं तो इसी के लिए मैंने जब नेशनल मेडल्स के बाद जब एनईएस किया एनईएस में मैंने ओवरऑल टॉप किया सभी एक्सट्रीम चार थे हमारे पास गेम्स उन चारों गेम्स में मेरा मैं टॉपर था तो टॉप करने के टाइम में हमारे पास आए बलवीर जी जो हॉकी वाले हैं तो उन्होंने बोला कि यार अभी आप यहाँ से जा रहे हो और आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ मैं तो वो बोले कि जितने भी आप 57 स्टूडेंट्स हो यहाँ पे आर्चरी फुटबॉल एथलेटिक्स और बॉक्सिंग तो आपसे एक ही मैं मांग कर रहा हूँ कि भाई विश करता हूँ कि आप एक एक इंटरनेशनल आर्चर या एक एक इंटरनेशनल एथलीट अगर आप देश को दोगे तो मुझे पता है कि हम ओलंपिक में 57 नहीं तो 5 तो हम लेके आएंगे मेडल्स तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि मैंने सोचा यार हाँ क्यों ना जब उन्होंने ये बात हमसे बोली इतने सीनियर बंदे हैं कुछ ना कुछ सोच के बोली होगी तो मैं उसी रेस में लग गया कि हाँ यार एक इंटरनेशनल आर्चर देश को देना है तो उसके बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में आके ये सफ़र शुरू हुआ वहाँ से ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ पे कोई आर्चर नहीं था इक्विपमेंट नहीं था बट वहाँ यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे डॉक्टर राजकुमार शर्मा हमारे डायरेक्टर थे जसपाल जी हमारे थे अपना वाइस चांसलर उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया जिसके कारण आज तक मेरे मतलब 35 के आसपास इंटरनेशनल आर्चर्स वहाँ से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से हमने देश को दिए और उन्हीं में है जैसे हरविंदर सिंह जो पैरा ओलंपिक्स में मेडल लेके आया देश के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आया त्रिशा देव 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आई उसके बाद इंडिया टीम में आने का मौका मिला 2013 में जब 2011 के हमने रिजल्ट्स देखे तो उसमें इंडिया का जो लेवल था वी वाज ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 20th रैंक इन वर्ल्ड इन बॉयज एंड गर्ल्स में अराउंड 15 क्योंकि उसमें गर्ल्स में टीम्स भी बहुत कम थी उस टाइम में तो मेरे साथ मेरे जो सीनियर कोच थे रिचपाल जी
तो उनके साथ मिलके काम करने का मौका मिला, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला और काफ़ी अच्छे हमने कैंप्स लगाए 2 साल। और इतने अच्छे रिजल्ट्स आए कि 2014 में एशियन गेम्स में हमने 4 मेडल लिए, 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया, और उसके बाद तो ये बोल सकते हैं कि टॉप 3 में ही है तब से लेके। और बहुत भगवान की कृपा हुई कि अच्छी टीम मिली जिसके साथ काम करने का मौका मिला, और आज जो अवार्ड इन बच्चों के और टीम के कारण मुझे मिला। तो बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में सुन के। एक्चुअली बहुत ही इंट्रिगिंग आइल से आपकी जर्नी रही है। अप्स एंड डाउन्स भी आपने काफी देखे हैं। अ, मैं आप चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को आर्चरी के बारे में बताएं कि आर्चरी किस तरह का स्पोर्ट है और कितने टाइप ऑफ इवेंट्स हैं इसमें, और क्या डिमांड रहती है आर्चरी की, फिजिकली, टेक्निकली, मेंटली, अदरवाइज। मुझे लगता है कि मैं अकेला कोच हूँ पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में जो बोलता है कोई भी आर्चरी कर सकता है। हर एक कोच बोलता है इसमें अगर उसकी फिंगर्स लंबी हैं तब नहीं कर सकता, उसकी हाइट छोटी है नहीं कर सकता। मैं बिलीव करता हूँ कोई भी आर्चर, कोई भी तरह का जो पर्सन है वो आर्चरी कर सकता है। कोई एज मैटर नहीं करती, कोई उसका हाइट वेट कुछ भी मैटर नहीं करता। त्रिशा देव जब मेरे पास आई तो शी वॉज ट्रेनिंग अंडर फॉरेन कोच इन पुणे इन बेंगलोर। तो उसको वहां से उन्होंने वीड आउट किया कि आप, मुझे नहीं, उनको लग रहा था कि ये आगे आर्चरी नहीं कर सकती और इससे रिजल्ट लेने मुश्किल है। तब मुझे उसका फोन आया कि सर ऐसे ऐसे करके मैं आर्चरी छोड़ रही हूँ। मैं उसको जानता नहीं था उस टाइम में, बट चलो उसको मैंने पटियाला बुलाया, पटियाला बुला के उसके साथ ट्रेनिंग शुरू किया, उसका इवेंट चेंज किया। और उसके बाद वो एशियन गेम्स में मेडल लेके आई 2 देश के लिए। पहली लड़की है जो मतलब 2 ब्रॉन्ज उसने लिए उस टाइम में। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो पहला सिल्वर इंडिया को उसने दिलवाया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैटर नहीं करती। अगर आपके दिल में है कुछ करना या बनना तो आप किसी भी एज, किसी भी तरह की बॉडी के हो आप कर सकते हो। मेरे पास बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो मैं बोल सकता हूँ कि साइंटिफिकली अगर हम बोलें तो बिल्कुल उनसे ऑपोजिट है वो। किसी का बो हैंड स्ट्रेट नहीं है, किसी की बॉडी वेट ठीक नहीं है, किसी की हाइट कम है, बट उनके अगर आप रिजल्ट्स देखोगे दे आर सुपर। सो मेरी तरफ से ये है, अगर बंदा मेहनती होना चाहिए, साइंस को भी फील कर सकता है बंदा। तो आर्चरी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। हमारे 2-3 तरह की इवेंट है वैसे, इंटरनेशनल लेवल पे 2 तरह के हैं, उसके बारे में बात करेंगे, एक कंपाउंड और एक रिकर्व। कंपाउंड में ओलंपिक्स का पार्ट नहीं है, इसी कारण उसमें थोड़ा सा लोगों का ध्यान कम जाता है। तो कंपाउंड में हमारा एशियन गेम्स में मेडलिस्ट हैं, हमारे चैंपियंस हैं, हम लास्ट ईयर की भी उससे पहले भी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे मेडल्स हैं, अदिति और ओजस अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल लेके आए 23 में। और ज्योति सुरेखा, उन्होंने 10 मेडल इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इंडिया के लिए। और काफ़ी ऐसे मेडल्स जो मतलब हमारे कंपाउंड में आए और रिजल्ट्स हमारा और देश का नाम जो है ऊपर गया। उसी के साथ अगर हम बात करें रिकर्व, रिकर्व को सारे लोग जानते हैं, जैसे लिम्बा राम जी के नाम से पहले से स्टार्ट हुआ, आज के नाम पे जैसे दीपिका, तरुणदीप राय, ये अभी स्टार प्लेयर थे जो अभी ओलंपिक्स भी गए और वहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके साथ उनके टीममेट्स भजन, अंकिता लड़कियों की टीम में थी, और तरुण के साथ धीरज, और ये आर्मी की टीम थी पूरी बॉयज़ की जिन्होंने जाके वहाँ पे परफॉर्म किया। बस थोड़े ही मतलब मार्जिन से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे हमारा जो मेडल था वो चूके, और जो मिक्स टीम थी हमारी धीरज और अंकिता की, वो फोर्थ वहाँ पे रही। सो अभी आगे सफर जारी है, लेट्स सी। जैसे आप अभी बात कर रहे थे हमारे कंपाउंड के बारे में, तो मैं एक्चुअली, आप जानते हो, मैं भी काफी टाइम तक आर्चरी से जुड़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर उसके बाद अपने करियर में डोमेस्टिक कंपटीशंस हो चाहे इंटरनेशनल कंपटीशंस हो। तो सर, आप इतने टाइम से कोचिंग दे रहे हैं, तो क्या साइकोलॉजी में कंपाउंड आर्चर्स की साइकोलॉजी या फिर रिकर्व आर्चर की साइकोलॉजी, इनमें कोई आपको अंतर दिखता है कि दोनों की साइकोलॉजी, बिकॉज उनका इवेंट डिफरेंट है, बॉडी पे जो लोड आता है बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, ट्रेनिंग टाइप इज डिफरेंट। तो आपको लगता है कि साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है, या फिर इट इज लाइक अ सिमिलर काइंड ऑफ माइंडसेट दे बोथ हैव टू कैरी? Everything is same, just the equipment is and the distance for the shooting is different.
अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम फॉर बोथ रिकर्व एंड कंपाउंड। कोई भी बच्चा कुछ भी मेहनत कर रहा है उतना ही टाइम डिवोट कर रहा है उसमें, और जो साइकोलॉजिकली प्रेशर जो रिकर्व के ऊपर है सेम कंपाउंड के ऊपर है, सेम टूर्नामेंट है, सेम ही सारा कुछ, जैसे हम देखा जाए तो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। बट रिकर्व में थोड़ा सा चांस अच्छा हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें सेट सिस्टम है। बाई चांस अगर एक आर्चर उसका गलती से कहीं कोई इक्विपमेंट के कारण कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर गलती से कहीं एरो कोई मिस हो गया, तो वो सेट अगर हार भी जाए तो नेक्स्ट सेट उसके पास है कि वो अपना परफॉर्म करके वो दोबारा अपना लाइन पे लेके आ सकता है और वो जीत सकता है। तो रिकर्व में थोड़ा सा इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यार इस लिटिल बिट वहाँ पे थोड़ा सा है कि हम साइकोलॉजिकली अगर तगड़े हैं तो वापस हम मैच में आ सकते हैं। बाउंस बैक कर सकते हैं, आपके कहने का मतलब। यस यस। Right. और कंपाउंड में बिकॉज ओनली कि वहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस है, लेकिन मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत कम रहता है, और यू कैन नॉट इवन मिस वन सिंगल पॉइंट ओवर देयर, को नेक टू नेक फाइट होती है। तो जिस वजह से वहाँ पे तो आप बोलना चाह रहे हैं चांस कम हो जाता है। आपने प्रेशर की बात की सर, अभी प्रेशर के बारे में बात किया, जैसे तो प्रेशर काफी वाइटल है। तो इसके बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए कि प्रेशर से आपका क्या मतलब, मतलब क्या अभिप्राय बोल दे हिंदी में, क्या मीनिंग है, कैसे आप डिफाइन करते हैं प्रेशर इन आर्चरी, क्या एग्जैक्टली exactly होता है अंडर द प्रेशर? प्रेशर ये सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं है कि स्पोर्ट्स में प्रेशर होता है। अगर आप ऑडियंस भी हैं, अगर मैं कोच भी हूँ, तो जब हम किसी मैच को देख रहे हैं तो प्रेशर हमारे ऊपर भी होता है। जब हम मैच जीत रहे हैं, अग्रेसिव होते हैं, जो ऑडियंस पीछे बैठी है, कोच पीछे खड़ा है लाइन के, उसको भी होता है यार प्रेशर, यार क्या मेरा अच्छा बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, क्या जो मैंने उसको प्रैक्टिस में करवाया वो रिपीट कर पाएगा। तो इसी तरह के जो प्रेशर हमारे ऊपर होते हैं, सेम चीज वो एथलीट के ऊपर होती है उस टाइम में जब वो परफॉर्म कर रहा है। तो प्रेशर को हम ये नहीं कह सकते कि यार किसी के ऊपर ज्यादा था किसी के ऊपर कम था, सबके ऊपर प्रेशर आता है। बट चैंपियन कौन बनता है? चैंपियन वो बनता है जो प्रेशर वाले जो बैरियर है उसको क्रॉस करके अपने आप को न्यूट्रल लेके आए, और जो परफॉर्मेंस उसकी है उस परफॉर्मेंस को वहां पे आके कंपटीशन में परफॉर्म करके अपना बेस्ट शूट करे। तो ये है जो प्रेशर की बात है कि यार, बट क्या है कि हमारे प्रॉब्लम हो गया, अभी आपने ओलंपिक्स में भी देखा होगा जैसे कि जिसने जो आर्चरी नहीं भी जानता उसने भी बोला अगर तरुणदीप या फिर हमारे दूसरे आर्चर्स टाइम से शूट करते तो शायद वो अच्छा करते, राइट? जिसने कभी शूट नहीं किया, जिसने कभी ग्राउंड में नहीं गया, वो भी बोला कि यार जो लेट किया वो एरो बाहर गया, जो टाइम से शूट किया वो एरो अंदर थे, राइट? तो इससे क्या पता चलता है कि भाई प्रेशर किस चीज का था? प्रेशर था कि जब वो एंकर पॉइंट पे ऊपर खड़ा है तो उसको ये प्रेशर है कहीं मेरे से गलती ना हो जाए। तो उसी टाइम में अगर कोच या फिर जो अपना माइंड जो उनका अगर जो प्रैक्टिस की है हमने कि यार नहीं, हमारा माइंड हमने चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे? हर एक बंदा बोलता है यार प्रेशर मत लो, सोचो मत सोचो मत। थॉट्स आएंगे, थॉट्स आते हैं, हर एक बंदे के आते हैं। हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, इसको नहीं रोक सकते आप। बट इसको बैरियर को पार कैसे करना है वो जरूरी था। उसमें क्या था, आर्चर के दिमाग में ये चीज बताओ, नेगेटिव को निकाल के पॉजिटिव, कि तुम्हारी ये चीज तुम्हारी अच्छी है, अगर तुम टाइम से प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हारे एरो बाहर जाने के चांसेस ही नहीं है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे अगर हमने शूट कर रहे हैं तो हमारा एरो येलो के बाद जा ही नहीं रहा? हमने इंडिया में प्रैक्टिस की, वर्ल्ड कप्स में मेडल्स लिए, तो उस टाइम में वही आर्चर थे, एशियन गेम्स में मेडल लिए वही आर्चर थे। बट ओलंपिक्स में जाके एक तो थोड़ा सा कंपटीशन बड़ा हो गया, बट हमारी जो सोच थी उनके हिसाब से जो छोटी हो गई, इसके कारण प्रेशर हमारे ऊपर ज्यादा हो गया। टाइमिंग के लिए हमने शॉट नहीं लिए। जब हम टाइमिंगली शॉट नहीं लेंगे, माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन ब्रेक होगा, और जो बाहर वाली एक्टिविटीज हैं जैसे हवा हो गई, गर्मी हो गई, वो ज्यादा इफेक्ट करेंगे, तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वो डाउन आएगा ही आएगा। कैसे रेट करते हैं, आप तो इतने सालों से जुड़े हुए हैं आप स्पोर्ट्स के साथ, तो हाउ डू यू सी आवर परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स? आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री रहे, हमने काफी अच्छा किया, या हमें लगता है आप ये सोचते हैं कि मार्जिनली हम चूके हैं, और मतलब हमें चूकना नहीं चाहिए था, हमारी तैयारी में कहीं कमी रह गई परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो हमारी परफॉर्मेंस अगर रैंकिंग के बेस पे बोलेंगे तो वो बढ़ी है पहले से।
हमारे जो रैंक्स थे टीम्स के वो ऊपर आए हैं, नो डाउट। बहुत अच्छा किया हमारे जो आर्चर्स हैं, इन्होंने पहले भी कॉम्पिटिशन्स में नेशनल रिकॉर्ड्स भी बनाए जाके वहाँ पे वर्ल्ड कप्स में, तो वो ऊपर गया। बट जहाँ पे हमारा मेडल आना है, अगर वो मेडल नहीं आएगा तो परफॉर्मेंस का भी क्या रोल है उसमें, राइट? तो हर एक बंदा हमसे ये पूछता है यार मेडल नहीं आया, राइट? तो हर एक बंदे की सोच मेडल के ऊपर है, ना कि परफॉर्मेंस के ऊपर। कोई नहीं पूछता कि यार क्या परफॉर्म करके आए। अगर आपने 7 मार के भी आप गोल्ड लेके आए तो आप उनके लिए तो गोल्ड जरूरी है, उनके लिए 7 या 10 जरूरी नहीं है, राइट? तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं ये है कि यार जब हम जा रहे हैं तो हमें परफॉर्मेंस के साथ साथ जो जैसे ओलंपिक राउंड है उसमें भी अपना जो 100% दे के पॉजिटिव माइंड के साथ वहां पे भी जो हमारी एवरेज थी उस एवरेज के साथ शूट करके अगर वहां पे भी परफॉर्मेंस अच्छी रहती और सेम रहती तो नो डाउट हमारे 2 से 3 मेडल आ सकते थे। तो ये आपका मानना है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा चूक गए हैं, थोड़ी शायद स्ट्रेटजी बनाने में टैक्टिकली हाँ, ओलंपिक के पहले ये है ये है मैं आपको थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में अराउंड आई थिंक 5,000 के आसपास आर्चर हैं जो हम्म, अभी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, रिकर्व कंपाउंड में सभी में देख सकते हैं ना। वैसे तो 10,000 के आसपास होंगे बट प्रोफेशनली जो हम बोल सकते हैं 5,000 के आसपास है। उनमें से जो बेहतरीन हमारे 6 आर्चर थे हमने वहां पे भेजी। कनाडा में प्रोफेशनल आर्चर हैं टोटल, बॉयज एंड गर्ल्स 8। उनमें से चुन के जो एक लड़का और एक लड़की आए वो टॉप 8 में पहुंच गए। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एक दिन में 3 घंटे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक दिन में 8 घंटे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? अभी आज के टाइम में हमें हमारे कोचेस को, साई को, फेडरेशन को, हर एक चीज को ये चीज सोचनी पड़ेगी भाई, जो चीज हम पहले 20 साल से करते आ रहे हैं उस वो चीज करने से रिजल्ट नहीं आ रहे। हमारे पास इतने कोरिंग कोचेस आ गए, क्या इफेक्ट हुआ? कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हमारे पास हमने फॉरेन ट्रेनिंग भेज दिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, वहां खड़े हैं हम। हमें माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ना कि बॉडी को। बॉडी ऑलरेडी हमें पता है यार वहां पे कितने एरो शूट करने हैं एक बंदे ने। एक दिन में गया 72 एरो की हमारी स्कोरिंग होगी, उसका कोई लेना देना नहीं है मेडल के साथ, राइट? बस स्कोरिंग है। अगर आपका माइंड अच्छा है तो अगर 8वें नंबर पे हो पहले वाले को मार के आप मेडल ले सकते हो। बट किसको प्रिपेयर करना पड़ेगा? माइंड को। अगर हमारा माइंड हमारे साथ है बॉडी तभी वर्क करेगी, अगर हमारा माइंड वर्क करेगा पहले। तो उस माइंड की ट्रेनिंग के लिए मैंने तो थोड़ा सा पहले भी अभी भी रिपोर्ट्स बना के भेजी है कि आर्चरी के अलावा बहुत सी एक्सरसाइज है जो हमें करनी पड़ेगी, जिसको करने से ही हमारा जो माइंड और जो हमारा हम कहते हैं भी हमारा धड़कन है जो वो काबू में आएगी, तभी जाके हम आगे भी परफॉर्म इसीलिए कर पाएंगे अगर हमारा माइंड और हमारा जो है कार्डियो अगर तगड़ा होगा। तो उसके लिए आप कई एक्सरसाइजेज हैं जो करनी पड़ेंगी हमें। आप इतना इतना एम्फेसिस कर रहे हैं माइंड के ऊपर। काफी टाइम से मैं भी काम कर रहा हूँ एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इंडिया में। तो जैसे आपने बात की कि स्पेशल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, मेंटल मेंटल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो क्या आप ये मानते हैं दैट और यू बिलीव इन द फैक्ट दैट मेंटली or even top athletes also lack somewhere, they are not really well mentally trained, या उनको एडिशनल ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, मे बी सिमुलेशन ट्रेनिंग, इस तरह की कुछ हमें एडिशनल एडवांस लेवल पे, क्योंकि हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स हैं सारे के सारे, आई नो तरुण, प्रवीण, धीरज, वो या फिर दीपिका कुमारी जी हो, तो ये सब हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स हैं, तो मार्जिनल गेन के लिए हमें भी मतलब उस तरह से तैयारी करनी चाहिए, सिमुलेशन ट्रेनिंग है या हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करनी चाहिए? मैं वही तो बात बोली आपको कि हमारा माइंड प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, जिसके कारण हम परफॉर्मेंस जो है वहां पे जाके सेम परफॉर्मेंस नहीं रिपीट कर पा रहे, राइट? उसके लिए जैसे दूसरी एक्सरसाइज है, बंजी जंपिंग हो गया, क्राफ्टिंग हो गया, ऐसी जो गेम्स हैं वो चीजें लेके आनी पड़ेगी जिससे हमारा बॉडी भी तकड़ी हो। जैसे हमारा जो हम बोलते हैं ना यार भी मेरे हार्ट रेट बढ़ गई है ना, वहां पे आपने देखा होगा कि दूसरे जो कंट्रीज थे उनका हार्ट रेट 60, 70, 80 तक जा रहा था और वहीं पे वो शूट कर रहे थे, राइट? हमारे वाले 80 से स्टार्ट होके 100, 110 तक गया। तो वो क्यों था? वो सिर्फ ये था कि बस हमें आर्चरी के अलावा कुछ नहीं है, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही।
ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या है कि यार इनसे एक्टिविटीज ऐसी कराओ कि जिससे जाके यार बंदा बोले यार हाँ, अगर यार मुझे 100 फीट पे भी खड़ा कर दिया, मैं स्विमिंग पूल में जंप कर सकता हूँ, हाँ करना है। ये नहीं तुम पहले करो, तुम पहले करो, तुम पहले करो। सो इससे पता चलता है कि यार आप कितने स्ट्रांग हो। तो स्ट्रांग होना पड़ेगा, चाहे वो योगा करो आप, चाहे वो साइकोलॉजिकली जो आपने उनसे एक्सरसाइज लो, चाहे जो एक्स्ट्रा जो दूसरी एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज करें, इसके कारण के हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो। कमांडो ट्रेनिंग में अक्सर ऐसा होता है, अगर आपको पता हो सर, आपको तो खैर जानकारी होगी इस बारे में। क्या दिया? हाँ, क्या कमांडो चीज? ट्रेनिंग में वो ट्रेनिंग में सिर्फ उनका एक ही मोटिव रहता है कि आपको मेंटली टफ करना और आपके दिल से दिमाग से जो डर है उसको भगाना है। तो बस बस बस। हाँ, वो एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। मैंने भी शायद वो रिसेंटली वीडियोस में देखा, जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड दी कॉन्फिडेंस वॉक। तो बहुत हाइट के ऊपर, वो एक नैरो पाथ के ऊपर वो चलते हैं, देर आर स्टेप्स, देन वो स्टेप्स क्लाइम करते हैं, एंड देन उनको रोप पे जाके लटक के उल्टा वहां से नीचे पानी में छलांग लगानी होती। तो मुझे लगा इसी प्रकार का हाँ जी। कुछ आप एडिशनल जो आप कहना चाह रहे हैं कि डर को काबू करने का तरीका यही है कि आप अदर देन आर्चरी जो है अपने आप को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए दूसरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज भी हमें ट्राई करनी चाहिए। राइट। हम आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस की रिगार्डिंग हमने काफी डेप्थ में बात की। आपने हाईलाइट किया है इम्पोर्टेंस जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या मेंटल ट्रेनिंग की। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा। अ, आपको लगता है, जैसे मैंने शूटिंग में देखा, तो शूटिंग में मैं रिसेंटली शूटिंग रेंज में गया था, मुझे भी मौका मिला वहां पे जाके एडवांस सर्टिफिकेशन करने का शूटिंग स्पोर्ट्स के ऊपर। तो हमने देखा वहां पे एक टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट है। जैसे आर्चरी में मैंने ऐसे बहुत, मैंने नहीं विटनेस किया है, नेवर सीन के आर्चरी में हमारे पास टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट, जैसे 5-6 साइकोलॉजिस्ट की टीम जो है अंडर द हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर, जो उनके साथ मिलके वो काम कर रही हो। अ, तो ये मैंने विटनेस किया। पिस्टल राइफल शॉटगन वगैरह जो शूटिंग है वहां पे हमने ये देखा। तो आपको लगता है कि एक टीम ऑफ हाई परफॉर्मेंस एक्सपर्ट्स होना चाहिए आपके पास, उसमें साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, बायोमैकेनिस्ट, और क्या ये है? आई हैव नो आइडिया इफ इट इज देयर ऑलरेडी। मैं इसके ऊपर आपकी ओपिनियन नहीं, जानना चाहता ये हमारे पास मतलब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ने भी और साई ने भी काफ़ी अच्छे जो हमारे पास मतलब जो भी चीज़ हमने मांगी, या फेडरेशन ने या एचपीडी ने या कोचिंग की तरफ से मांगा गया कोई भी चीज़, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट था, चाहे वो फिजियो था, चाहे वो मैश्योर था, हर एक चीज़ की हमें डिमांड जो हमारी पूरी हुई। नो डाउट वो बहुत अच्छा था। बट कहीं ना कहीं जो मुझे फील हुआ वो ये है कि जब स्पेसिफिकली कोई आर्चरी का ही बंदा जब तक साइकोलॉजिस्ट नहीं बनेगा, या फिर आप जो हमारी कोचिज हैं, हमारी कोचिज को ये साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग या कुछ ऐसा नहीं करवाओगे, तब तक कहीं ना कहीं हमें दूसरा बंदा नहीं बता सकता कि यार भी आपको आर्चरी में क्या फीलिंग है। तो ये कहीं ना कहीं लैक है हमारे में। तो हमें जो साइकोलॉजिस्ट चाहिए साथ में टीम के, वो कम से कम उसको आर्चरी की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। या फिर क्या है कि जो हमने एक बार टीम के साथ लगा दिया उसको 4 साल, 8 साल, 10 साल के लिए लगाओ, ताकि वो अगर कुछ सीख पाए कि आर्चरी है क्या। सबसे पहले अगर डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, अगर डॉक्टर को यही नहीं पता कि यार इसकी मरीज में प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर टेस्ट क्यों करवाता है? देख के तो कोई बता नहीं सकता। तो वो टेस्ट जाता है, यार आप ये टेस्ट कराओ पता चलेगा। जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आती है तभी आपको डॉक्टर दवाई देगा ना। तो यही चीज सेम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में है। हर एक बंदा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता। जर्नल और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, जब हम ओलंपिक की बात करें उस लेवल पे नॉर्मल कोई भी कर सकता है, नो डाउट। कोई भी चीज आप मेरे से बात करो यार, है ना, कैसे भी कहीं ना कहीं करके हम एक दूसरे को बता सकते हैं, काम हो सकता है। बट जब उस लेवल की बात आती है कि हाँ ओलंपिक मेडल की बात आएगी, तो वहां पे हमें स्पेसिफिकली ही चाहिए जो वहां पे आर्चर्स के साथ काम कर सके और वहां पे उनके माइंड को ट्रेन कर सके। वो भी आज नहीं कि आज ही या अभी 6 महीने पहले से कम 4 साल, 8 साल, जब वो सब जूनियर में आया तब से लेके उसका साइकोलॉजी को तैयार किया यार भी हाँ तुमने किया, आगे भी कर सकते हो, करना है, कैसे करना है। मेन बात ये है कैसे करना है। अरे मत डरो मत, कैसे ना डरो, यही क्वेश्चन का आंसर चाहिए। घबराओ मत, कैसे इसको दूर कैसे करना है। वो चीजों के आंसर जब तक हमें नहीं मिलेंगे तब तक वो सिचुएशन हमारे ऊपर भारी पड़ती रहेंगी।
सर आर्चरी के बारे में हमें काफी डेप्थ में बात की है, आर्चरी एज ए स्पोर्ट और इसकी जो भी इंट्रिकेसीज हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, चाहे वो मेंटल ट्रेनिंग हो, आपने फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि फिजिकली भी हमें स्ट्रांग होने की जरूरत है और आपको सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। कैसे देखते हैं फ्यूचर आर्चरी का? क्या लगता है? अभी 2024 इज ओवर, नाउ वी आर लुकिंग एट 2028 एंड बियॉन्ड दैट। What you are expecting in 2028, compound is going to be the part of 2028 or not? No. So in 2020, 36 maybe, but not 28 or 32. और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम कह रहे हैं ना कि हम प्रेपरेशन 28 की, अभी हम 28 की प्रेपरेशन करेंगे तो हमारा 36 तक में मेडल नहीं आएगा। हमें प्रेपरेशन अभी से 32 की करनी चाहिए। हमारी जो 28 की प्रेपरेशन थी वो पिछले 4 साल पहले शुरू होनी चाहिए थी। चलो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की, हमारी फेडरेशन ने भी कोशिश की, साई ने भी कोशिश की कि हमारे पास बैच है जो तैयार हो रहा है, और अगर भगवान ने चाहा वहां पे जाके हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो हमारा ड्रीम मेडल है वो लेंगे। बट हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ पे है? प्रॉब्लम्स है कि हमारे इंडियन कोचेस के ऊपर हमारी फेडरेशंस को, हमारी साई को, गवर्नमेंट को विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाके हम कहीं ना कहीं मेडल लेके आएंगे। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही है हम ने इंडियन कोचेस ने वर्ल्ड चैंपियंस प्रोड्यूस किए फ्रॉम ग्रास रूट, वहाँ पे मेडल लिए, अच्छा परफॉर्म किया। जब वो परफॉर्म करके एक अच्छे लाइट लेवल पे पहुंचे तो हम जाके उसको फॉरेन कोच को पकड़ा देते हैं। जो उसका बेस बन के वो आ रहा है, जो नेचुरल उसकी शूटिंग है, जो भी बाहर वाला कोच आता है वो आके उसको चेंज करवाने की कोशिश करेगा हमेशा। जब वो उसको चेंज करने की कोशिश करता है तो सारा कुछ जितना भी है वो कहते हैं चूरी बन जाती है, वो ना तो वो खाने लायक है ना फेंकने लायक। तो अगर हमने रियलिटी में अगर हमें मेडल चाहिए, जहाँ पर हम कहते हैं कि भाई हमें फॉरेन कोचेस, अगर हमें विश्वास है कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पे ले जाओ 8 साल 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, उनको ग्रास रूट से उनको आर्चर्स दो, उनको बोलो कि आपके लिए टाइम है 4 साल 8 साल जितना भी टाइम चाहते हो। उसके बाद में भी हम फॉरेन कोचेस का फायदा ले सकते हैं। बट अगर वो चीज़ हम नहीं कर पाते तो हमें अपने इंडियन कोचेस के ऊपर ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए, ताकि वो भी ऑलरेडी हमारे जो कोचेस हैं, हम फॉरेन कोचेस में जगह जगह पे जाके हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम अपने देश में क्यों नहीं कर सकते? बट क्या है कि गवर्नमेंट उनके रूल्स ऐसे बना रखे हैं कि यार वो कहते हैं कि नहीं फॉरेन कोच ही सारा कुछ है। कहीं ना कहीं जाके हमारे कोचेस का भी दिल दुखता है इस चीज पे यार, कि भाई हमने बनाया, बच्चे को वहां तक लेके गए और उसके बाद जाके हमारा कहीं नाम भी नहीं और दूसरे कोचेस को आपने ऊपर कर दिया। और परफॉर्मेंस आप देख लो, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कितने आर्चर्स आज तक कोरियन कोचेस ने बनाए और कितने हमारे खराब किए। तो ये चीज़ों के ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कैसे हम इसको प्लानिंग करें, ताकि जो फॉरेन कोचेस अगर लेके भी आने तो उसका यूज हो, मिस यूज ना हो। मैं सर बहुत ही आपसे एक स्ट्राइकिंग, आई वांट टू आस्क यू वन स्ट्राइकिंग क्वेश्चन। एवरीवन हैव विटनेस्ड कोरिया. I myself been to international competition with archery. All the focus on Korea. We talk about Korea, even in the international competitions. How how they are able to maintain their performance over, I think, more than now 10 Olympics or 7 Olympics. I don't know the number, but they are continuously winning the medal at whosoever is the archers are there. Kim Bujin is one of the legend over there. We have seen their performance. So what is their mantra? What they are doing? What is their structure of training? And is it possible that we can adopt the same structure in India the way they are doing in Korea? एक्चुअली क्या है कि वो देखा जाए तो उनका एक तरह का नेशनल स्पोर्ट है वो, राइट। और कब से आज आई थिंक 10 ओलंपिक्स हो गया तो उनकी विमेन टीम का गोल्ड ही आ रहा है तब से, और मैन टीम भी बीच बीच में कभी ना कभी उनका भी मतलब काफी टाइम मतलब रहा, और इस बार देखो आपने सारे के सारे गोल्ड वो ले गए, राइट। तो उनका बेस अच्छा होने के कारण ये सारा कुछ पॉसिबल है।
जैसे आपको बोला मैंने कि हाँ, अगर आप हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हो, इंडियन कोचेस के ऊपर कर रहे हो, तो अगर बच्चे को डेवलप होने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए हमें चाहिए टाइम। 8 से 10 साल, 12 साल लग जाते हैं। बट उससे पहले क्या है कि वो कोच उसको छोड़ के वो दूसरा कोरियन कोच के पास भेज दिया बच्चा, तो वो बेस भी खराब हो गया, जो हमने प्रिपेयर किया वो भी खराब हो गया। तो हमें सिस्टम ही नहीं मिल पाता बच्चे को कि वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास वर्ल्ड का लेटेस्ट इक्विपमेंट है, हमारे पास कोचेज हैं, हमारे पास साइंटिफिक स्टाफ है, हमारे पास बढ़िया फूड है उनके लिए, सारा कुछ बढ़िया है। बट कहीं ना कहीं क्या है कि जो चीज़ें, जैसे अभी मैं सोनीपत में काम कर रहा हूँ, तो मैंने डायरेक्टर साहब से जाके बात की। मैंने कहा भी हमें एक न्यूट्रिशन की जरूरत है क्या, ताकि हमें पता चले कि इसकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहे हैं या नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल पा रहे तो उनके लिए हम एक स्पेशल फंड सही से लेके आए, ताकि बच्चे को जो बेस अभी, अगर उसका बेस अच्छा होगा तो आगे जाके वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अभी आप देखो, फॉरेन जितने भी आप हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे खेलने के लिए, कहीं पे भी, यूरोपियन हो गए, अमेरिकन हो गए, कोरियन हो गए, चाइनीज हो गए, ये सुबह से लेके रात तक इनके पास क्या है कि रॉ मटेरियल आ रहे हैं जी, राइट। चाहे वो फिश है, चाहे बीफ, पोर्क, जो भी है, राइट। और हमारे यहाँ पे क्या है कि 2 अंडे दे के बंदा बोलता है यार ये डाइट होगी। तो कहीं ना कहीं डाइट भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। हमारे बच्चे यहाँ पे शूट कर रहे हैं 42-44 पाउंडेज। हमारे चैंपियंस हैं जो जैसे तरुणदीप वगैरह, वो चला रहे हैं 50 पाउंडेज। और वहाँ पे जो जितने भी आर्चर्स हैं वो सारे ही 46, 48, 50 इजीली। क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी डाइट एक बहुत अच्छी है। हमारे तो यार ये भी नहीं पता कि हम बोलते हैं यार हमने पनीर दिया बच्चे को बना के, तो पनीर वो सही भी है या फिर वो डुप्लीकेट है कैसा नहीं। सुबह शाम बोलते हैं यार दूध पी रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा जितना इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है मिल्क काउ से या फिर बफेलो से हो रहा है, उसका हमारे देश में चाय भी पूरी हो सकती है। मुझे नहीं लग रहा। बट क्या है, वो डुप्लीकेट बना के पनीर, दूध, ये वो सारा हमारे बच्चों को दे रहे हैं, जिससे हम देख सकते हैं हमारे बच्चों की हाइट कहाँ कहाँ पे रहेगी आज के टाइम में। कहीं पंजाब के, हरियाणा के हमारे बच्चे होते थे 6 फीट के आसपास थे, सभी लड़कियां 5'10" के आसपास होती थी। आज लड़के और लड़कियों की हाइट 5.5 के आसपास रहेगी। उसका रीजन क्या है? तो हमें इतनी बीमारियां आ रही हैं, हमारे कैंसर हमारे वहाँ पे आ रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे खाने में डुप्लीकेसी आ गई है। और सबसे बड़ा मैं बोलना चाहता हूँ कि यार ये अपने गवर्नमेंट को चाहिए, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, कि उसके बेस पे कि भाई हमारे बच्चों को, हमारा फ्यूचर खराब कर रहे हैं ये लोग, स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए इस चीज के ऊपर। बट कोई बॉदर नहीं कर रहा है इस चीज के ऊपर। वहां से भी चीज शुरू होती है, स्पोर्ट्स का अगर आप बेस बनाना है तो वहां से भी शुरू होता है। अगर आप सुबह उठ के अगर बंदे को चाय ना मिले, सारा दिन बंदा कहता है यार चाय नहीं पिया है। तो अगर एक चाय अगर अपने शरीर के ऊपर इतना काम कर सके, तो सोचो जो पनीर और दूध हम डुप्लीकेट खा रहे हैं वो कहाँ जाके क्या रिएक्शन कर रहा होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि यार स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा स्पोर्ट्स के लिए। Yes, sir, almost heading toward the end of the show. We have couple of minutes left. मैं जाते जाते आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। um, आप कोशिश करिए थोड़ा ब्रीफली इसका आंसर करने का। जैसे आपने कोरिया की बात की, आपने कहा उनका बेस बहुत अच्छा है, उनकी नेशनल स्पोर्ट है, इसलिए वो इतना सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हमने हुंडई का भी अभी रिसेंटली देखा कि हुंडई ने बेसिकली कैसे अपने, हालांकि उनका प्राइमरी काम टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो कार बनाते हैं, अदर इक्विपमेंट बनाते हैं, तो कैसे उन्होंने अपना एक फ्यू एम्प्लॉयज को मूव किया, उन्होंने R&D किया कोरियन आर्चर्स के ऊपर, और उनके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, चाहे वो हार्टेड सेंसर हो वायरलेस, या फिर एक इलेक्ट्रिक रोबोटिक बो है, बो एंड एरो इज देयर, काफी कुछ उन्होंने 3D ग्रिप भी उन्होंने डेवलप की। सर ठंडा रहे तो उन्होंने कैप के अंदर कुछ वायरिंग करके कूलिंग सिस्टम कुछ एडजस्ट किया ताकि हमारे आर्चर्स को उससे कोई बेनिफिट मिल सके। तो ये तो रही कोरिया की बात। उन्होंने काफी सारे रिसोर्सेज अपने मूव किए क्योंकि उनकी नेशनल स्पोर्ट है, दे रियली डोंट वांट टू मिस द मेडल, एंड दे आर नॉट मिसिंग द मेडल एक्चुअली। सबसे डैम गुड बात ये है, दे आर विनिंग ऑल द मेडल्स इन ओलंपिक्स। बट देर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो दोज हु आर स्लाइटली डूइंग वेल। अमेरिका की हम बात कर लें, या फिर कोलंबिया के अभी शूटर, मैक्सिकन शूटर्स, सॉरी आर्चर्स, और वी हैव सीन नीदरलैंड, तो अदर कंट्रीज ऑल्सो डूइंग गुड। तो क्या डिफरेंस है इस चीज में?
चाइनीज ताइपे है, डिफरेंट। मैं तो आपको और ये आर बात वी बताना आर वी चाहता हूँ, बेटर डिफरेंट। देन आर वी बेटर देन many countries, but we somehow do not have this realization, or we pick that pressure of even small countries also, even playing against Indonesia and all. नहीं, एक्चुअली मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको मैंने पहले बताया कि इन कंपाउंड वी आर विनिंग मेडल्स एट वर्ल्ड, राइट। एशियन गेम्स में हम टॉप में है, वर्ल्ड में हम टॉप में है, तो हम ये नहीं बोल सकते हमारे पास ट्रेनिंग की या प्लानिंग की कोई प्रॉब्लम है, राइट। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम कंपटीशन है। वहाँ पे टफ बहुत है कंपाउंड में, कि यार अगर आप 30 में 30 मार रहे हो तभी जीत रहे हो, नहीं तो आप हार भी सकते हो, राइट। तो मार्जिन गैप बहुत कम है हमारे पास, बट क्या है कि बच्चों की ट्रेनिंग या प्लानिंग के बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या फिर ये हो सकता है कि हमारे बच्चे या फिर हमारी जो फेडरेशन है या फिर हमारे कोचेज हैं उस लेवल पे जाके रिकर्व को हैंडल नहीं कर पा रहे, जिससे वो उनसे रिजल्ट ले पाए। आज हमारा एनआईटी यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, हमारे पास इतने अच्छे आर्चर हैं। कल मैं देख रहा था सीनियर में, सब जूनियर लड़की सीनियर में बहुत अच्छा परफॉर्म की उसने, वो गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल लिया कल उसने। और वो 30 में से 30, 29, 30, 30, 29, 30 ऐसे मार के वो जीती मैच। तो क्या वो ओलंपिक में मेडल नहीं ले सकती? बट क्या है कि उस चीज को वहां तक लेके जाने के लिए हमें काम करना चाहिए। ये नहीं उसको पैराशूट बना दिया कि यार तू सीधे ही ओलंपिक में जाके, नहीं, उसको कैसे सीढ़ियां बनानी है, उसके लिए कैसे उसके मेंटल को ट्रेन करना है, कैसे उसको काम रखना है, कैसे उसको समझाना है कि भाई ये परफॉर्मेंस तेरी ऊपर जाना तो अलग बात है, कि मेंटेन कैसे करनी है सबसे जरूरी। अभी हम देखते हैं हमारे बच्चे कहीं भी टूर्नामेंट में जा रहे हैं, यहाँ पे भी हुआ कि एक बार मारे 335, दूसरी बार मारे 315, 320। जब तक ये फ्लक्चुएशन रहेगी तो कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं आएगा हाँ मैं कर पा रहा हूँ। उसमें क्या है कि मेरे से हो गया। जब आप 315 मार रहे हो, 315 मारो हर बार, तो मुझे पता है यार भी मेरा हर बार 8 से अंदर रहेगा और मैं 315 मार दूंगा। बट एक बार 350 मार दिया, एक बार 330 मार दिया, फिर क्या होगा यार पता नहीं यार, अगली बार मैं आपको शाम को बोलूंगा यार कितना स्कोर मारोगे अभी, पता नहीं सर। क्यों? क्योंकि आपको अपना लेवल नहीं पता। वो लेवल कैसे बनाना है वो कोच ने बनाना है। तो इसी चीज पे हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि भाई हम हमारा जो लेवल है उस आर्चर को कैसे उस वो ओलंपिक मेडल तक लेके जाना है। हाँ जी, जैसे वो हम बात कर रहे थे कि भाई जैसे हमारी ट्रेनिंग चल रही है वैसे ही दूसरी कंट्रीज भी काम कर रही हैं, और हमारे कोचेज को दूसरी कंट्री वाले इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे पास आओ, हमारी ट्रेनिंग दो। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि भाई हमारे कोचेस को थोड़ा सा और डेवलप किया जाए, ताकि हमें किसी फॉरेन कोच की जरूरत ना पड़े, और हमारे जो बच्चे हैं हमारे साथ ही कंफर्टेबल है। हमारे लास्ट थोड़े दिन पहले मैंने क्या फील किया, वहाँ पे कोरियन कोच हमारे बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा है, और ना तो कोरियन कोच को बच्चे की समझ आ रही है कि क्या बोल रहा है वो, ना बच्चे को कोरियन कोच की समझ आई। तो जब वो कोच साहब वहां से चले गए तो मैंने बच्चे को पूछा, मैंने कहा आपको समझ आया? कहते ना। मैंने कहा अगर आपको समझ नहीं आया तो कम से कम आप हमारे इंडियन जो कोचेज हैं, जहाँ फिर कोई भी बंदा वहां पे खड़ा है, तो उससे बात करके उनसे बात करने की कोशिश करो। बट वो कहती है कि सर उसको इंग्लिश भी नहीं आती। तो ये कहीं ना कहीं हम अपने देश का पैसा भी खराब कर रहे हैं और बच्चों का मोरल भी डाउन कर रहे हैं कि हाँ यार ये हमसे नहीं हो पा रहा, राइट। तो इसी चीजों पे थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि भाई हमने डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कैसे करनी है, कैसे हमारे आर्चर्स को, कैसे हमारे कोचेस को अपग्रेड करना है, कैसे हम दूसरों से अच्छा कर सकते हैं। ये नहीं कि दूसरों के जैसा करना है, दूसरों से अच्छा कैसे करना है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी हम उनसे बेटर कर पाएंगे। कहीं वो ना हो कि यार हम देखने जाते थे कि यार हाँ वहाँ पे ना मेट्रो बनी है उस देश में, और हमारे देश में आए, वो प्लानिंग हुई, और 20-25 साल बाद वो मेट्रो बनी हमारे पास। तो जो चीज हम वहां पे जाके देख के आ रहे हैं, वो चीज हम सीख रहे हैं, उससे पहले वो आगे कुछ और करने लग जाते हैं, राइट। तो हम कहीं ना कहीं उनसे पीछे इसी कारण है क्योंकि हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो कॉपी नहीं करना। हमारे कोचेस के लिए भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उनको, एज ए फ्रेंड, एज ए कोच, एज ए सीनियर, एज ए जूनियर भी, कि भाई अपने फॉर्मूलाज लगाओ, अपने आप को इन्वॉल्व करो। मुझे अगर किसी चीज का क्वेश्चन नहीं पता, खुद वो उठाओ, शूट करो, उसके क्वेश्चंस के आंसर बच्चों के खुद ढूंढो, ग्राउंड में ढूंढो।
अगर आपको नहीं पता चल रहा, अपने कुलीग से पूछो, किसी से भी। तो ये चीज़ जब तक भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ही मुश्किल है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। Thank you so much, sir. Actually, I think this is one of the episode where first time actually hosting a coach on a sports psychology platform where primarily our focus is always to bring the information related to psychology or mind of the athletes and the people who are involved in sports. I think you have shared a very you know vast, I'll say, information for our audience, and they will definitely enjoy this podcast, and they will definitely learn a lot about archery and complexities of the archery, challenges of the archeries, goods and bads of the archeries also, and the coaches also. Once again, I also want to thank my audience. I request my audience, please go like our podcast on YouTube, follow us on Instagram, follow us on LinkedIn and Facebook as well. We will try to bring more such interesting podcast. This season, especially, this season is dedicated to the coaches and athletes. Hopefully, you will see, some athletes also talking or speaking their mind on our platform. Thank you so much. Thank you, Varun. Have a good day. Thank you, sir.